हेलो गाइस, शुरू करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन। 17 जून 2026 का हम लोग 17 तारीख का डिस्कशन करेंगे। अखबार, ये एक अखबार दोस्तों किसके लिए इम्पोर्टेंट है? अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, जिसमें एनालिसिस पेपर आता है, तो काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए। आपको पूरे नोट्स, जो नोट्स मैं आपको दूंगा उसी नोट्स से मैं आपको पढ़ाऊँगा, इसलिए आपको पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी, रिवाइज़ करने में काफ़ी आसानी होगी। कई सारे न्यूज़ चैनल्स, कई सारे चैनल्स यूट्यूब पे हैं जो सिर्फ पढ़ाते हैं, नोट्स आपको खुद बनाने पड़ेंगे। बट मेरे चैनल पे ऐसा नहीं है, आपको रेडीमेड नोट्स मिलेंगे इस तरीके से, तो आप पढ़ सकते हो। कलरफुल नोट्स हैं ये, सब कुछ आपको बहुत कम शब्दों में मिलेगा और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, नथिंग लेस नथिंग मोर। दोस्तों, पहला आर्टिकल है यूएस ईरान एग्रीमेंट पे, वेस्ट एशिया में जो जियो पॉलिटिक्स हो रही है। दोस्तों, जियो पॉलिटिक्स क्या होती है? जियो का मतलब ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स का मतलब तो होता है पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स का दोस्तों मतलब होता है कि एक देश में जब बहुत सारे लोग रहते हैं, मान लो भारत है, भारत में 1.4 बिलियन पीपल रह रहे हैं, अरब लोग रह रहे हैं, 1.4 अरब लोग रह रहे हैं भारत में। तो पॉलिटिक्स क्या होती है? पॉलिटिक्स होता है कि एक समाज के अंदर की समस्याओं को देखना, एक समाज की, एक सोसाइटी की समस्याओं को पहले पकड़ना और फिर उसको जो है लिखना अपने आप में, और फिर उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, इसे बोलते हैं पॉलिटिक्स। क्या होती है पॉलिटिक्स? कि किसी समाज में जो समस्याएं नहीं हैं, मतलब समस्याएं अभी छिपी हुई हैं, किसी को नहीं दिख रही हैं, और आपने बताया कि देखो ये समस्या है समाज में, और फिर आप उसके लिए सॉल्यूशन भी लाओ, और आप उस समस्या को तो बताते हो, तो उसे बोलते हैं पॉलिटिक्स। और जो ये समस्या देता है और उसका सॉल्यूशन, जो समस्या को पहचानता है और फिर उसका सॉल्यूशन देता है, उसे बोलते हैं पॉलिटिशियन। तो ये होता है रियल मतलब पॉलिटिशियन का। हालांकि आज के टाइम पे आम बोलचाल में पॉलिटिशियन का मतलब कुछ और ही हो जाता है, करप्ट, सब कुछ लोग बोलते हैं करप्ट होता है वगैरह वगैरह, लेकिन रियल मतलब यही है पॉलिटिक्स का। और जियो का मतलब है ज्योग्राफी। तो किसी भी देश जो कि ज्योग्राफी, जैसे भारत की ज्योग्राफी है, तो अगर मैं कहूँ कि भारत की जियो पॉलिटिक्स, तो भारत की जियो पॉलिटिक्स है कि भारत के जो क्षेत्र में जो पॉलिटिक्स हो रही है और इससे जो इम्पैक्ट होता है, भारत इम्पैक्ट हो रहा है और कंट्रीज़ इम्पैक्ट हो रही हैं, तो ये भारत की जियो पॉलिटिक्स है। अगर मैं कहूँ कि वेस्ट एशिया की जियो पॉलिटिक्स, तो मतलब कि इसमें इतने कंट्रीज़ आते हैं, 1 2 3 4 5 6, जितने भी कंट्री आते हैं, तो उस उन सभी की एक्सटर्नल प्लस इंटरनल चीज़ें हैं, उन सभी की पॉलिटिक्स जो पढ़ते हैं, तो उसे बोलते हैं जियो पॉलिटिक्स। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि ईरान है, सऊदी अरब, ईरान, इराक, सऊदी अरबिया, यमन, ओमान और तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, इजिप्ट, इज़राइल, सीरिया, ये सारे कंट्री हैं। इन सारे कंट्रीज़ के इंटरनल की पॉलिटिक्स और प्लस इन दोनों के बीच के रिश्ते, ईरान के इराक से रिश्ते, इराक के सऊदी अरब से रिश्ते, ईरान के सऊदी अरब से रिश्ते, ईरान के अफ़गानिस्तान से रिश्ते, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के रिश्ते, ईरान तुर्कमेनिस्तान के रिश्ते, इन सभी के रिश्तों का आपस में झमेला, इस सभी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। और इसी को जब पढ़ते हैं तो बोलते हैं जियो पॉलिटिक्स। मतलब किसी भी ज्योग्राफी, किसी भी भूगोल की पॉलिटिक्स को जियो पॉलिटिक्स बोलते हैं। और इस एरिया को जो मैं मार्क कर रहा हूँ अभी, इसे बोलते हैं मिडल ईस्ट। कि अमेरिका यहाँ बैठा हुआ है, अमेरिका तो यहाँ पे मान लो अमेरिका बैठा हुआ है, तो इसके लिए ये हो गया वेस्ट, ये होता है फार ईस्ट, और ये होता है मिडल ईस्ट, और ये है साउथ ईस्ट इंडिया वाला, और ये है नॉर्थ, रशिया नॉर्थ में आता है, और साउथ, इसीलिए भारत को लोग साउथ एशिया में क्यों बोलते हैं, और ये मिडिल ईस्ट में क्यों आता है, ये यूएस की टर्मिनोलॉजी है। हम लोग तो इसे वेस्ट एशिया बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि यूएस का सब कुछ ईस्ट में है, इसीलिए यूएसए, अमेरिका जो है वो सभी को ईस्ट के नाम बुलाता है, फार ईस्ट, मिडिल ईस्ट, वेस्ट, इस तरीके से। तो दोस्तों शुरू करते हैं। क्या है, आपको पता होगा कि अभी ईरान और यूएसए का पीस एग्रीमेंट साइन होने को आया है, 19 जून 2026 को साइन होगा। आपका तो ये बताओ पहले क्या है ये। आपको पता होगा कि ईरान पर इज़राइल और यूएसए ने मिलकर बम बरसाए थे। आज लगभग 100 दिन हो गए हैं बम बरसाए थे, ठीक है। बम क्यों बरसाए? क्योंकि ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा था। न्यूक्लियर बम क्या होता है? न्यूक्लियर बम मतलब परमाणु हथियार होता है। न्यूक्लियर बम में ये होता है कि बहुत ज़्यादा आपका डिस्ट्रक्शन होता है। अगर वो किसी कंट्री के पास न्यूक्लियर बम है तो वो काफ़ी जो है क़यामत ला सकता है पूरी दुनिया भर में, ठीक है।
हालांकि उसको लॉन्च करने के लिए मिसाइल भी होनी चाहिए, तो ईरान के पास तो वो हैं, और प्लस अगर न्यूक्लियर बम अगर आ गया तो इज़राइल का मानना है कि ईरान के पास न्यूक्लियर बम आते ही वो इज़राइल को तबाह कर देगा, ऐसा इज़राइल का मानना है। और यूएसए का भी यही मानना है कि अगर जो कि यूएसए की प्रेजेंस इस क्षेत्र में काफ़ी है, तो यूएसए को ये यहाँ पे सऊदी अरब और ओमान, यमन, इराक, इन सभी ने अपने बेसेस दिए इसीलिए हैं, अमेरिका को बेस दिए ही इसलिए हैं कि सऊदी अरब ने पहले ही बोल रखा था, बाकी कंट्रीज़ ने बोल रखा था, जीसीसी कंट्रीज़ ने, कि ईरान पे आप लगाओ सैंक्शन, ताकि ईरान का ऑयल ना बिक पाए, हमारा ऑयल बिके। ये जब करोगे आप, ईरान पे जब सैंक्शन लगाओगे, बिकॉज आपका डॉलर करेंसी है, पूरे इंटरनेशनल करेंसी है, लगभग 70 से 80% ट्रेड आपकी करेंसी में होता, तो आपके पास पावर है, तो आप सैंक्शन लगा सकते हो। जब सैंक्शन लगा सकते हो तो लगाइए आप। तो यूएसए ने कहा हमको क्या मिलेगा, तो यूएसए ने कहा जो तुम मांगो। तो यूएसए ने कहा ठीक है, हम आपसे मिलिट्री बेस मांग रहे हैं, तो हमें सऊदी अरब में मिलिट्री बेस चाहिए, इराक में मिलिट्री बेस चाहिए, यमन, कतर, कुवैत, ओमान, सब में मिलिट्री बेस चाहिए। तो हाँ, सब जगह उसके मिलिट्री बेस बने हुए हैं, लगभग सारी कंट्रीज़ में मिलिट्री बेस बने हुए हैं। ये क्यों है? क्योंकि जब उनको मिलिट्री बेस मिलेंगे तो यूएसए का दबदबा होगा यहाँ पे। दबदबा मतलब यूएसए पावरफुल है। उस समय यूएसएसआर होता था, आज आज चाइना को काउंटर करने के लिए यूएसए की यहाँ प्रेजेंस भी है, यहाँ पर भी प्रेजेंस है यूएसए की जापान, कोरिया में प्रेजेंस है। इसीलिए यूएसए सुपर पावर है। जहाँ जहाँ तक आपके अड्डे हैं वहीं तो उस क्षेत्र को आप कंट्रोल करोगे, है ना, इस तरीके से। इसीलिए यूएसए इतना पावरफुल कंट्री है, और यही सबकी निगरानी करता वो है। इस वाले मिलिट्री बेसिस से यहाँ की निगरानी करता है। फिर डियोगो गार्सिया, यहाँ पे एक क्षेत्र है इंडियन ओशन में, आइलैंड है, उपमहाद्वीप है, तो वहाँ से वो भारत की निगरानी करता है। तो ऐसे ही वो यूएसए सबकी निगरानी करता है। और किसी भी पावरफुल नेशन का काम ही यही होता है कि वो लोगों की निगरानी करे, अपने आप ही डेवलप करे। अच्छा, ये ऐसा क्यों करता है? बिकॉज इससे यूएसए को बड़ा फ़ायदा होता है। एक तो जो सऊदी अरब तेल बेच रहा है तो वो डॉलर में ही बेचेगा, कि जो कंट्री उसको डॉलर में रुपया देंगी, डॉलर देंगी, तो तभी वो तेल देगा। आपका तो ऐसा क्यों किया सऊदी अरब ने? बिकॉज सऊदी अरब का डील हो गया कि अगर आप ईरान पर सैंक्शन लगा दोगे, ईरान को बर्बाद कर दोगे, तो मैं आपको ये डील दूंगी। तो हाँ, सऊदी अरब ने डील दे दी यूएसए को। अब ईरान का तेल नहीं है तो सऊदी अरब अपने मनमाने दामों पर बेच सकता है ना। ईरान ने अगर नहीं है, हालांकि ओपेक का मेंबर है, लेकिन जब सैंक्शन ही लग गए तो ओपेक में हो या ना हो फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ईरान मार्केट में आ गया तो ईरान बेचेगा $50 पर बैरल, सऊदी बेचेगा 80 में, तो लोग इसी का तेल खरीदेंगे, है ना। जब ज़्यादा दुकानदार होते हैं तो चीज़ सस्ती हो जाती है अपने आप में, क्योंकि ग्राहक के पास ऑप्शन होता है किसी के पास लेने का। ठीक है, तो दोस्तों पहला आर्टिकल यही था कि इसीलिए ये जो आर्टिकल था यहाँ पे, ये बता रहा है, ये समस्या बता रहा है कि ये जब ईरान और अमेरिका में युद्ध हुआ तो खूब बमबारी हुई। इसराइल ने और अमेरिका ने खूब बमबारी की ईरान पर, बहुत सारी सिटीज़ को बर्बाद कर दिया। ईरान ने कहा अच्छा बेटा ये करोगे तो अब मैं क्या करूँगा, मैं अपनी नेवी से इस वाले चोक पॉइंट को ब्लॉक कर दूँगा। जब मैं ब्लॉक कर दूँगा तो तुम्हारे जो सगे सौतेले यहाँ पे हैं, सगे इराक और सऊदी अरब, ओमान, ये सारे लोग तेल अपना बेच ही नहीं पाएंगे। ये ओमान तब भी बेच लेगा, लेकिन ये सारे लोग बेच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने ब्लॉक लगा रखा है। ना इनके पास कोई चीज़ आएगी, ना इनसे कोई चीज़ जाएगी, है ना। और तेल अमेरिका को भी नहीं मिल पाएगा, और पूरी दुनिया को तेल नहीं मिल पाएगा। जब पूरी दुनिया को तेल नहीं मिल पाएगा तो अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि अमेरिका बहुत सारा सामान, लगभग अमेरिका 70% सामान अपना इम्पोर्ट ही करता है बाहर से, है ना। जैसे यहाँ पे सिलाई कपड़ा है, या फिर फ़ोन मैन्युफैक्चर भारत में हो रहा है एप्पल का, तो अमेरिका जा रहा है, क्योंकि यहाँ कॉस्ट कम पड़ती है, यहाँ लेबर सस्ता है। इसीलिए अब जब यहाँ पे भारत में जब महंगाई होगी तो लेबर भी कहेगा भैया हमारी भी सैलरी बढ़ाओ। जब लेबर की जब सैलरी बढ़ेगी तो इसका मतलब है कि एप्पल आईफोन कंपनी को ज़्यादा सैलरी देनी पड़ेगी। जब सैलरी देनी पड़ेगी तो आईफोन महंगा बिकेगा। तो ये तो मैंने केवल एक एग्जांपल दिया, ऐसे हज़ारों लाखों प्रोडक्ट हैं जो अमेरिका जाते हैं। ठीक है, इसीलिए ईरान ने नेवल लगाया। इसके काउंटर में अमेरिका ने कहा अच्छा तुम बेटा ऐसा लगाओगे नेवल, मैं यहाँ से इतना नेवल ब्लॉक लगा दे रहा हूँ, तुम्हारा भी नहीं आएगा ना हमारा आएगा ना। अभी तुम्हारी मनमानी थी कि तुम कुछ जहाज़ों जाने दे रहे थे, अब हमने भी ब्लॉक लगा रखा। कल को अगर तुम ब्लॉक हटा भी दो तो हम नहीं हटाएंगे। ठीक है, तो पहला
अभी अमेरिका, चूँकि अब अमेरिका में चूँकि महंगाई बढ़ रही है, तो इसीलिए अमेरिका ने कहा भैया उसका डोमेस्टिक प्रेशर बढ़ रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनका चुनाव होने वाला है। जैसे भारत में यूपी एमपी का चुनाव होता है, उस तरीके से अमेरिका में भी चुनाव आने वाला है। तो वहाँ पर अमेरिका की पॉलिटिकल पार्टी जो है, ट्रंप की पॉलिटिकल पार्टी रिपब्लिकन पार्टी है, उसने ट्रंप पे दबाव बनाया कि भैया आप जल्दी जल्दी कुछ ऐसा करिए ताकि अमेरिका के लोग खुश हो जाएं और हमें वोट दें। तो इसीलिए ट्रंप साहब ये कर रहे हैं ऐसा। ठीक है। तो ईरान यूएस को पेरिस एग्रीमेंट, जो पीस एग्रीमेंट होगा यूएस और ईरान के बीच में, ये वेस्ट एशिया में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। एमओयू दोस्तों क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यही होता है कि आपको कोई शादी देखने वाले लोग आए हैं, अभी शादी तय नहीं की है, सिर्फ देखने आए हैं कि लड़का कैसा है, फ़ोटो वगैरह एक्सचेंज की गई, अभी फाइनल नहीं हुई है। तो जब इसे बोलते हैं एमओयू, ऐसा कुछ समझ लो आप। लेकिन जब शादी फिक्स हो जाए कि इतने पैसे में इतना सब कुछ है और ये शादी होगी वहाँ से होगी, ठीक है, जब शादी पूरी फिक्स हो जाए और एग्रीमेंट हो जाए तो उसे बोलते हैं एग्रीमेंट। एग्रीमेंट से जो पहले होता है खाली बातचीत, उसे बोलते हैं एमओयू। तो ऐसा ही समझ लो कुछ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में होता है। किसी भी एग्रीमेंट को साइन करने से पहले एमओयू साइन होता है इनफॉर्मल तरीके से। तो ये कह रहा कि ये एमओयू साइन हो गया है, अभी साइन हुआ नहीं है, 19 जून 2026 को साइन होगा। और एमओयू साइन होने के 60 दिन बाद एग्रीमेंट होगा कहाँ, तो उसमें बातचीत होगी कि क्या करना है, कितना अमेरिका को पैसा देना है और किस तरीके से अमेरिकन जो है ट्रूप्स वहाँ से बाहर आएंगे। फिर ईरान क्या करेगा, न्यूक्लियर बम रखेगा नहीं रखेगा, बनाएगा कब तक बनाएगा, क्या सब कुछ है, सब कुछ डिस्कस वहाँ पे किया जाएगा। ठीक है। तो जो अभी अखबार में आया है मैं उतना डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है। साइनिंग लॉन्ग टर्म न्यूक्लियर स्टेकिंग पॉइंट्स की, क्या ईरान कुछ लॉन्ग टर्म पॉइंट्स डिस्कस करेगा या नहीं करेगा? ठीक है। तो इमीडिएट और परमानेंट टर्मिनेशन होना है मिलिट्री का ऑल फ्रंट्स पे। जब ऑल फ्रंट्स पे यूएसए अपनी मिलिट्री, ईरान अपनी मिलिट्री हटाएगा तभी कुछ हो पाएगा। और मैरीटाइम ब्लॉकेट का मतलब यह है कि ईरान ने जो ब्लॉकेट लगा रखा है और यूएसए ने जो ब्लॉकेट लगा रखा है, यूएसए का मतलब अमेरिका, जो अमेरिका ने जो ब्लॉकेट लगा रखा है नेवी से अपनी, वो और हार्मूज स्ट्रेट जहाँ से सप्लाई होती है पूरी दुनिया को, उसको कैसे वो लोग फ्री कर पाएंगे। अनफ्रीजिंग ऑफ सॉवरेन फाइनेंशियल एसेट्स। अब दोस्तों यूएसए, ईरान के कई सारे फाइनेंशियल एसेट जो हैं, जो यूएसए ने फ्रीज कर रखे थे, उसको यूएसए ने कहा है कि हम रिलीज़ कर देंगे ताकि आप उनका सामान खरीद पाओ। तो ये ईरान के लिए काफ़ी बड़ी बिन है, काफ़ी बड़ी जीत है। और कितने थे? $24 बिलियन थे। और ऐसा भी न्यूज़पेपर में आ रहा था कि $300 बिलियन अमेरिका ईरान को देगा ताकि वो अपने जो कंट्री को दोबारा से रिबिल्ड कर पाएँ, जो अमेरिका ने, इजराइल ने उनको मारा है। ठीक है। तो बस यही है कि यूएसए का मानना है कि डील एग्रीमेंट होने के बाद जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है ये पूरी तरीके से ओपन हो जाएगा। ईरान का मानना ऐसा है कि पूरी तरीके से हम फ्री नहीं देंगे, उस पर एक फ़ीस चार्ज करेंगे, क्योंकि इन्वायरमेंटल जो डिग्रेडेशन हो रहा है, जो शिप्स जो निकलती हैं जहाज़, वो कुछ ना कुछ पोल्यूशन क्रिएट करती हैं इस क्षेत्र में, तो उसकी फ़ीस दो हमें। तो ये तो बड़ा बेकार बात है। अब कब तक चार्ज करेगा ईरान फ़ीस? 1 साल तक, 2 साल तक, 10 साल तक, 20 साल तक? ये कोई बताया नहीं भी ईरान ने। तो ये ईरान का पॉइंट ऑफ व्यू अभी है, ये यूएसए का पॉइंट ऑफ व्यू अभी है। रीजनल सप्लायर एंड स्ट्रक्चरल वल्नरेबिलिटीज़, अब ये क्या है? उसी आर्टिकल में पॉइंट एक है कि रीजनल स्पॉयलर्स ऐसे लोग हैं जो छुटपुट घटनाएं करते रहते हैं। जैसे यूएसए की तरफ से इजराइल है और ईरान की तरफ से है हिजबुल्लाह। ये लोग काफ़ी अटैक करते हैं, आपस में इनकी बनती नहीं है। तो अगेन अगर पीस डील हो भी गया और आपस में फिर इनकी लड़ाई हो गई, फिर क्या होगा? तो ये बात सोचने वाली है। अच्छा, स्ट्रेटजिक इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया के लिए क्या है? तो एनर्जी सिक्योरिटी, मार्केट स्टेबिलिटी, ये होगा। क्योंकि अगर ईरान और यूएसए की दोस्ती हो जाती है तो भारत के लिए काफ़ी अच्छी बात है। भारत को एक तेल, ऑयल सप्लाई करने वाला ईरान जैसा दोस्त मिल पाएगा उसको। प्लस मार्केट स्टेबिलिटी, जो अभी जो मार्केट में जो महंगाई बढ़ी पड़ी है तेल की, वो कम हो पाएगी। और पीस डील होते हुए, जब पीस डील होगी, ऑयल प्राइसेस घटेंगे, तो भारत का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो घटेगा, बिकॉज भारत को तो उतना तेल मंगाना पड़ेगा। बट चूँकि
रुपये काफ़ी वीक है, इसलिए डॉलर मजबूत है। रुपये वीक है इसलिए डॉलर मजबूत है, तो हमको ज़्यादा डॉलर पे करने पड़ रहे हैं उतने ही तेल के लिए। कनेक्टिविटी मैट्रिक्स ये क्या है? कनेक्टिविटी मैट्रिक्स का मतलब है, कनेक्टिविटी का मतलब है यहाँ पे कि अगर ईरान और यूएसए में दोस्ती होती है तो ईरान का जो चाबहार पोर्ट है, जो चाबहार पोर्ट ईरान का यहाँ पे है, इससे भारत जो है वो INSTC बना रहा है कॉरिडोर, जो यहाँ से होते हुए रसिया जाता है। तो अगर हमको रूस को कोई सामान पहुँचाना है तो हम यहाँ जा सकते हैं। ये INSTC है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ जो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है डेवलप किया इंडिया ने है, तो वो इसके लिए ठीक है। और फिर डायस्पोरा प्रोटेक्शन, हमारे जो लोग काम करते हैं 85 लाख लोग काम करते हैं वेस्ट एशिया में, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी बात हो जाएगी, बिकॉज अटैक्स जब बंद हो जाएंगे तो वो फ्रीली वहाँ रह पाएंगे। और आपको पता है कि भारत को वो लोग बहुत सारा पैसा भेजते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेमिटेंसेस, ठीक है। तो अभी आपको प्रीलिम्स के लिए क्या देखना है, स्विट्ज़रलैंड कहाँ पे है ये देखना है, क्योंकि 19 जून को वहाँ मीटिंग होनी है। पर्शियन गल्फ क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्या है, ये सब आपको जानना चाहिए। IAEA और UN क्लास के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। और आपको बता दें कि एक तरफ है सैंक्शन फ्री ईरान भारत के लिए, और दूसरी तरफ है I2U2, जिसमें इज़राइल है, इंडिया है, UAE है, USA है। तो I2U2 तो भारत को अपने कदम अच्छे से रखने पड़ेंगे, बिकॉज दोनों ही हमारे दोस्त हो जाएंगे। एक तो दोस्ती है ही इज़राइल से, UAE से, अमेरिका से, बट ईरान से दोस्ती तो है, लेकिन हम कुछ परचेज़ नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सैंक्शंस उस पर जो लगे हुए हैं। अब दोस्तों आते हैं निपा वायरस पे, जो केरल में अभी पैंडेमिक शुरू हुआ है। इसमें कोई न्यूज़ जानने की नहीं है, सिंपल सा इतना है कि कंटेनमेंट की केरल में निपा वायरस पाया गया है, मतलब उसमें सिम्टम्स पाए गए हैं, और वहाँ की जो सरकार है, वहाँ पे जो प्रशासन है, वो कंटेन करने का प्रयास कर रहा है। और WHO ने इसको प्रायोरिटी पैथोजन डिक्लेयर किया है। बस आपको इतनी जानने की ज़रूरत है, इसके अलावा आपको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। निपा वायरस के बारे में आप पढ़ सकते हैं, ये स्टैटिक टॉपिक है, वैसे भी मैं करंट पढ़ा रहा हूँ आपको। टॉपिक 3 दोस्तों है लिमिट्स ऑफ अमेरिका ऑन इन US इन ईरान एग्रीमेंट। रीअलाइनमेंट ऑफ एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, अगेन उसी आर्टिकल का एक एक्सटेंशन है। हिजबुल्ला लेबनान में है, हौती जो है वो यमन में है। यमन कहाँ पे है? ये कंट्री यहाँ पे यमन है, ये ओमान है, ये ईरान है, ये स्टेट ऑफ हॉर्मूज है। तो ये जो सारे हैं हिजबुल्ला, हौती, ये ईरान के प्रॉक्सी है। तो अभी मान लो अगर ईरान और USA के बीच में पीस डील हो भी जाए तो क्या गारंटी है कि ये लोग अटैक करना मानेंगे नहीं, बिकॉज इज़राइल का इतिहास रहा है कि वो अटैक कर देता है, उसको अपनी फिक्र ज़्यादा रहती है। इसलिए USA ने क्या धमकी दी है नेतन्याहू को कि इज़राइल अटैक ना करे, बॉर्डर टेंशन ना बढ़ाए, बिकॉज इस समय USA की बात चल रही है ईरान से कि हो सकता है ईरान USA को माफ़ कर दे। और ईरान के लिए भी कहा है कि आपका जो हमने $24 बिलियन का जो फंड है वो उसको अनफ्रीज कर देंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले आर्टिकल में। अब ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज USA में इन्फ्लेशन काफ़ी हाई है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए बता चुका मैं आपको। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज डिलेमा क्या है? USA और ग्लोबल स्टांस ये है कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हो, ज़ीरो टोल हो। ईरान मानता नहीं, हम उस पर कुछ फीस लेंगे। ईरान ने दोस्तों UN क्लॉज, ये साफ साफ बोलता है, UN क्लॉज जो है UN कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, समुद्र के
पर यह कन्वेंशन लिखा गया है। अभी यूएन क्लास बोलता है कि ये जो ट्रांजिट है कि अगर किसी भी कंट्री के बॉर्डर के पास से किसी भी मर्चेंट शिप को गुजरना है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट गुजरेगी। ईरान ने साइन तो किया है यूएन क्लास के एग्रीमेंट को, बट रेटिफाई नहीं किया है। तो ईरान कोई पार्टी नहीं है यूएन क्लास की, ये उसको मानना पड़ेगा। अब इमीडिएट रिलीफ क्या दोस्तों है कि इंडिया, जो कि 85% हम ऑयल अपना क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, बाद में उसको रिफाइन करते हैं। जैसे आलू ला के आप लोग उसका बक्कल छीलते हो फिर आलू बनाते हो, इस तरीके से क्रूड ऑयल एक आलू की तरह है, उसको छीलना पड़ता है फिर बनाने के योग्य वो होता है। और ज़्यादा महंगा जब डॉलर होता है तो आपको पता है CAD, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है हमारा। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। और करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा निगेटिव में है बिकॉज हमारे एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन एग्रीमेंट JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जो कि P5, जो कि यूएन के मेंबर हैं परमानेंट, और जर्मनी एक साथ मिलकर आए थे 6 कंट्रीज वर्सेस ईरान था। इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था ओबामा के समय, बट ये एग्रीमेंट टूट गया जब ट्रंप आए। ट्रंप ने कहा नहीं, ये सब ईरान झूठ बोल रहा है और ईरान अभी भी न्यूक्लियर बम बनाने की तैयारी में है, तो इसलिए हो गया। और आपको पता है कि 90% जब यूरेनियम जब एनरिच हो जाता है तो वो वेपन ग्रेड हो जाता है, मतलब हथियार बनाने के काबिल हो जाता है। वेस्ट का मानना है कि अगर एग्रीमेंट होता है तो IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, को फुल एक्सेस दे ईरान, ताकि सेंट्रीफ्यूजेस जो है उसके चेक कर पाए कि कितना क्या उसकी अभी हालत है। सेंट्रीफ्यूज क्या होता है? जहाँ पर वो यूरेनियम इनरिच किया जाता है। 20% तक अगर आप इनरिच करते हो तो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए काम आती है, लेकिन जब आप 90% पहुँच जाते हो तो वो किसके काम आती है? न्यूक्लियर बम बनाने के काम आती है ना। तो अब इसके सेफगार्ड क्या क्या है? ईरान ने रिफ्यूज़ किया है जब तक कोई लीगल बैकिंग नहीं दोगे, क्योंकि हो सकता है कि USA और इजराइल दोबारा अटैक कर दें हम पे, इसलिए हमें लीगल बैकिंग चाहिए। चाबहार पोर्ट का, जो कि ईरान में है, साउथ में, पाकिस्तान के बॉर्डर के पास में काफ़ी, शहीद बेहस्ती टर्मिनल है, वो इंडिया बना रहा है। तो चाबहार पोर्ट का एक टर्मिनल जो है वो इंडिया डेवलप कर रहा है। क्यों? क्योंकि INSTC उससे हम गुजारेंगे सड़क, और हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ईरान के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ईरान से हम लोग व्यापार इसलिए नहीं दोस्तों कर रहे थे बिकॉज अमेरिका ने सैंक्शन लगा रखे हैं, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। यहाँ पे सैंक्शंस एक्ट होगा। ठीक है, सैंक्शंस एक्ट होगा। तो चूँकि ईरान पे लगा दिए सैंक्शन, इसीलिए भारत ईरान से कोई भी ट्रेड नहीं कर रहा था। आपका तो क्यों नहीं कर रहा था? बिकॉज सैंक्शन का सिंपल सा मतलब है कि या तो आप हमें चूज़ कर लो या तो उसको चूज़ कर लो। तो अमेरिका का सैंक्शन लगाने का मतलब था कि भारत या तो हमें चूज़ कर ले या तो ईरान को चूज़ कर ले। अब ऑब्वियस सी बात है, अमेरिका बहुत बड़ी मार्केट है, हम अमेरिका को ही चूज़ करेंगे। तो इसलिए 2019 से पहले 3 बड़े सप्लायर्स में से ईरान एक था, बट 19 के बाद में भारत ने तेल लेना ईरान से बंद कर दिया। अच्छा, JCPOA क्या था? ये सिर्फ और सिर्फ जो प्रेसिडेंट ऑफ USA हैं उनकी तरफ से साइन किया गया था, ऑर्डर था। ये कोई वहाँ की जो पार्लियामेंट है, जो कांग्रेस है, वहाँ की कांग्रेस को पार्लियामेंट बोलते हैं, उसकी तरफ से नहीं था, ये रेटिफाई नहीं किया गया था वहाँ पे। ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था, ये कोई लेजिस्लेटिव डील नहीं थी। ठीक है, तो इसलिए ईरान खुद कह रहा है कि हमें इस बार चाहिए फुल इज्जत। तो
ट्रस्ट डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा है। टॉपिक नंबर 3 है ट्रस्ट डेफिसिट वर्सेस फिजिकल डेफिसिट, इन्वायरमेंटल गवर्नेंस इन लद्दाख। सोनम वांगचुक आपको पता होगा, ये काफ़ी बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट हैं और फाउंडेशन। उन्होंने कहा है कि भारत के फेडरलिज्म में, जो भारत का संविधान है उसमें फेडरलिज्म मेंशन तो नहीं है, पर जो स्टेट और सेंट्रल के बीच में जो पावर डिवाइडेड है उनमें रह करके वो इतनी फीकी पावर है कि कब सेंटर उन पावर को हड़पता है मालूम ही नहीं पड़ता। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि 6 शेड्यूल जो है लद्दाख को शामिल करो उसमें। बट आपको पता है कि जम्मू कश्मीर का पार्ट हुआ करता था लद्दाख, बट 2019 में आपको पता है कि आर्टिकल 370 हटाया नहीं गया, मतलब इनएक्टिव किया गया था, क्योंकि आर्टिकल 370 आज भी भारत के आर्टिकल संविधान में है। और आपको पता है कि भारत में 8 यूटी हैं, उनमें से 2 यूटी पुडुचेरी और नई दिल्ली और पुडुचेरी, इन 2 के पास सिर्फ विधानसभा है। बाकी 6 जो यूटी हैं उनके पास सिर्फ लेफ्टिनेंट कर्नल ही हैं। और लद्दाख में आपको पता है कि लद्दाख में सिर्फ और सिर्फ लेफ्टिनेंट कर्नल है, इसीलिए लद्दाख में लेह ऑटोनॉमस हिल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल और कारगिल ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, ये 2 काउंसिल हैं। ये वहाँ का प्रशासन देखती हैं और डेवलपमेंट में काम करती हैं। आपको नाम से पता लग गया होगा। अब अभी उन कुछ सालों में देखा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स के तहत इन दोनों बॉडीज़ की पावर कम कर दी है। लेह ऑटोनॉमस HDC, कारगिल ऑटोनॉमस HDC, इन दोनों की पावर कम कर दी है। ये कैसे किया? आर्टिकल 244 प्लस 275 के तहत ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जाती हैं। और यूनियन गवर्नमेंट ने भी जोजिला टनल 13 किलोमीटर से ज़्यादा की टनल 6 मंथ पहले ही कंप्लीट कर दी है। किस टेक्नोलॉजी के ज़रिए? न्यू एडवांस्ड टनलिंग मेथड के ज़रिए। और ADC जो है उनका मानना, ADC जो है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ये लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, जुडिशल अथॉरिटी, फिस्कल ऑटोनॉमी, मतलब फिस्कल पैसों को के लिए फ्रीडम, ऑटोनॉमी वो देता है। बट अभी सेंट्रल गवर्नमेंट पता क्या कह रही है कि कह तो नहीं रही है, लेकिन उसके आव भाव से ही लग रहा है कि जो टनल बनाई गई है जोजिला, अब टनल बनाने पर पहले लगते थे 2 घंटे, अब लगते हैं सिर्फ 15 मिनट। वो 3 घंटे बंद रहती थी बिकॉज ऑफ सर्दी। अभी क्या है कि वो साल भर खुली रहेगी। ये जो है ये श्रीनगर से, ये जम्मू कश्मीर से लेकर के लद्दाख को कवर करती है, मतलब काफ़ी हिली टेरेन है। इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, मैं आपको कल वीडियो ले आऊँगा इसके लिए। अभी इन्वायरमेंट का कंसर्न क्या है, ये देखिए, आपको पता है ये हिमालय पहाड़ दिखाया गया है, और ये चाइना है, ये इंडिया है। ये है जोजिला टनल। हिमालय इतना फ्रेजाइल है क्यों? क्योंकि ये यंग फॉल माउंटेन है, इसलिए थ्रेट टू ग्लोबल पीस, ये थ्रेट टू ग्लोबल ग्लेशियल लाइफलाइन, कि मतलब वहाँ पर जो बाइक्स, गाड़ियाँ जाती हैं, उनसे जो पोल्यूशन होता है साइलेंसर से उनके, तो वो कार्बन छोड़ता है। तो इसी को बोला गया है ब्लैक कार्बन डिपॉजिट।